से आ गई है शर्मा। मैम आप म्यूट हैं। सॉरी, मैं मीटिंग से बाहर हो गई थी। हाँ जी। तो मैम हम आप बात अपने आप को पिन कर लें, मेरा हटा दें, अपने आप को पिन कर लें। एक्चुअली स्क्रीन प्रेजेंटेशन रहेगी ना हाँ जी, वो रितु फिर जी? भी मेरा पिन। आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। हाँ जी मैम। ओके, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गर्भ संस्कार है ये करना क्यों है? क्योंकि यदि हर माँ सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो एक बहुत ही सद्बुद्धि वाला बने, सज्जन व्यक्ति बने, तो आप देखिए कि जितने भी विश्व में क्राइम्स हैं, जितने भी सुसाइड्स हो रहे हैं, जितने भी इमोशनल इम्बैलेंस है, ये सारी चीजें वहीं पर खत्म हो जाएंगी। तो अगर एक माँ जब मातृत्व के दौरान अपना पूरा जिम्मेदारी को समझते हुए और एक ऐसे बच्चे को जन्म दे कि जो कि संस्कारी हो, सभ्य हो, सद्बुद्धि वाला हो, तो धीरे धीरे इस पूरे विश्व से क्राइम और बाकी सारी चीजें हट जाएंगी। तो ये माँ का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकती है। अब इसमें हमको देखना है कि जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो आत्मा होती है ना, हम बोलते हैं कि आत्मा गर्भ में आती है, तो उसकी जो आत्मा होती है वो जब अपनी प्योर अवस्था में रहती है, तो हर सोल का जब वो प्योर रहती है तो उसके 7 गुण होते हैं। ये उसके बेसिक क्वालिटी बोली जाती हैं: शांति, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और सुख। अब ये देखिए, यदि सातों जो क्वालिटी जो इंस्टॉल करके भगवान ने भेजी हैं, यदि हम उनको ही एनहेंस करें, उनको ही आगे बढ़ाएं, तो शायद फिर हमें बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर गलती कैसे होती है? तो सनातन में ये पुंसवन गर्भ संस्कार के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये जो हेल्थ की डेफिनेशन देता है, ये देता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो। जब ये चारों पक्ष व्यक्ति के स्वस्थ होंगे, तभी वो स्वस्थ की कैटेगरी में आ पाएगा। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये इसका कहना है कि शरीर में सिर्फ बीमारियों का अभाव ही स्वस्थ रहना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एम क्या है गर्भ संस्कार के लिए? कि प्यूरिफिकेशन हो, उसका बहुत रिफाइनमेंट हो, उसकी कंडीशनल हो, उसकी फिजिकल, एस्ट्रल, कॉजल, तीनों बॉडी जो है, उसका सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, तीनों बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं जो गर्भ संस्कार के कारण हैं। और हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा इन ऐसे सेलिब्रिटीज में से कोई एक अच्छा व्यक्ति बने, या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या तो एपी कलाम बने। तो हम सभी की ये रहती है इच्छा। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा किसी भी तरह का आतंकवादी बने, क्राइम करे, या उसमें कुछ ऐसी कुबुद्धि हो कि जिससे उसकी लाइफ थ्रेटनिंग पे जाए। लेकिन ये होता है। तो आगे हम देखेंगे कि ये क्यों होता है। अब अगर हम अपने भारतीय पुराणों में देखें, तो ये इसके हमको काफी उदाहरण मिलते हैं। जैसे जैन धर्म में गर्भ संस्कार के 16 स्वप्न के रूप में उदाहरण मिलते हैं। वहीं कृष्ण का उदाहरण एक बहुत अच्छा मिलता है कि जो कि जब वो गर्भ में थे तभी उनका गर्भ संस्कार किया गया था और उनको स्ट्रांग बनाया गया था। प्रहलाद की एक बहुत अच्छी स्टोरी मिलती है कि उनकी माता ने उनको विष्णु भक्त उनके गर्भ में ही बनाया था। रानी मदलसा का वर्णन मिलता है, जिसने अपने शिशु को वीर तेजस्वी बनाया था। यहीं पर महाराजा शिवाजी
इनका भी एक उदाहरण कॉमन है कि उनकी जो माँ जीजाबाई थी, उन्होंने उन्हें इतना निर्भीक, इतना बहादुर गर्भ से ही बनाया था। अभिमन्यु का उदाहरण सभी के सामने है कि चक्रव्यूह का भेदन उसने गर्भ में ही सीखा था। तो कहने का मतलब है कि जो शिशु है वो गर्भ से ही बहुत सारी चीजें सीख के आता है। यहाँ पर जो जैन है वो मुनि क्षमासागर जी के नाम से परिचित होंगे। तो उन्होंने कहा है कि जो किसी भी, जैसे एक मिट्टी का मटका होता है, तो जब उसको शेप दिया जाता है और जब तक वो मिट्टी गीली होती है तब तक आप उसके शेप को कैसे भी परिवर्तित कर सकते हैं, उसको कलश जैसा बना सकते हैं, उसको मटके जैसा बना सकते हैं। लेकिन एक बार वो सूख जाए तब उसको तोड़ के फिर से गीला करके मिट्टी में कन्वर्ट करो, तभी शेप चेंज कर सकते हैं। और अगर एक बार वो पक जाए तब तो तोड़ने के बाद भी उसको फिर से शेप चेंज नहीं कर सकते। तो मुनि क्षमासागर जी यहाँ कहते हैं कि माँ के पास सिर्फ 15 महीने होते हैं बच्चे में संस्कार डालने के लिए। और वो 15 महीने क्या होते हैं? फर्स्ट डे जब फर्टिलाइजेशन हुआ से लेके जब तक उसका 9वें मंथ तक फिजिकल बर्थ नहीं होता है, ये 9 महीने तब तक क्या है कि गीली मिट्टी का मटका है और बन रहा है फिर सूख रहा है, ये 9 महीने तक। उसके जन्म के बाद 6 महीने, ये 6 महीने ऐसे होते हैं कि जब वो पक रहा है। और ये 15 महीने यदि हमने खो दिए तो उसके बाद उसके संस्कारों में बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हम ईसा मसीह का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने उनसे पूछा ईसा मसीह से कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गर्भ में एक दैविक और एक बहुत अच्छी आत्मा आए जो मेरे बच्चे के रूप में आए, तो इसकी मुझे कब से तैयारी करनी चाहिए? तो ईसा मसीह ने उनको बोला कि गर्भ में आने के 100 साल पहले से। क्योंकि आप देखते हैं कि जब दीपावली की रात होती है, आपको एक ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्मी जी उस दिन घर में आती हैं। तो आप देखते हैं कि हम पूरे घर को साफ करते हैं, अपने तरफ से बेस्ट उसका डेकोरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दिव्य आत्माएं आती हैं वो साफ सुथरी जगह में आती हैं। आपको अपने घर को मंदिर जैसा बनाना पड़ेगा। तो जब माँ के गर्भ में किसी दिव्य आत्मा को आना है तो उसको अपने शरीर को मंदिर जैसा बनाना पड़ेगा। और इसीलिए अगर हम पहले के जमाने में जाएं तो पहले के जमाने में गर्भ धारण करने के पहले 6 महीने जो पति पत्नी होते थे उनको किसी आश्रम में रहना पड़ता था, जिससे उनकी बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो और उस गर्भ में एक दिव्य आत्मा का प्रवेश हो। अब विवेकानंद जो है वो भी यही कहते हैं कि यदि माता पिता बिना प्रार्थना के संतान उत्पत्ति करते हैं तो वो अनार्य। क्योंकि यहाँ प्रार्थना का मतलब क्या है कि पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी से जुड़ के रहना। तो आप देखिए हर चीज में यही बोला जाता है। और बच्चों को यदि संस्कार देना है तो उसका सबसे अच्छा समय है गर्भकाल। जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसके चिंतन, उसका चरित्र, उसका व्यवहार हम तीनों को प्रभावित कर सकते हैं। और जो प्रेजेंट अभी रिसर्च हुई हैं उसके अनुसार जो हम बोलते हैं ना कि अनुवांशिक बीमारियां हैं, हेरिडिटी डिजीज हैं, माँ बाप को या किसी को मान लीजिए डायबिटीज थी तो वो तो बच्चे में आएगी ही, क्योंकि उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी साइंस इतना डेवलप हो गया है कि इन क्रोमोसोम्स के डिजाइन को भी डिलीट करके डीकोड कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर प्रेगनेंसी में कोई लेडी गर्भ संस्कार करती है तो उसका एक पार्ट ये भी होता है कि हम उसके जो ऐसे डीएनए हैं जो बीमारी वाले हैं, जो हार्मफुल डीएनए हैं, उनको डिलीट करके उनको डिकोड करते हैं। और जब ये डिकोडिंग की जाती है तो उसके जो मान लीजिए उसके फोर फादर में डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो वो 80% कम हो जाती है डायबिटीज होने के लिए। तो यहाँ तक साइंस डेवलप हो गया है। तो ये सारी चीजें गर्भ संस्कार में आती हैं, ना कि सिर्फ कुछ रिचुअल्स कर लेना। तो यदि गर्भ संस्कार करने का समय हम पूछें तो आप जब भी किसी माँ को या कोई पति पत्नी ये तय करता है कि अब उन्हें आगे संतान की उत्पत्ति करनी है
उसके 6 महीने पहले से गर्भ संस्कार के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं और बच्चे के फिजिकल बर्थ के 6 महीने बाद तक, जब तक कि बच्चा 6 मंथ का होता है, तब तक हम उस गर्भ संस्कार के प्रोसेस को जारी रखते हैं। तो ये पूरा 21 मंथ का लगभग प्रोसेस होता है और इस समय चूंकि माँ जिसके गर्भ में बच्चा है, तो उसकी जितनी भी हैबिट्स हैं, जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, जितने भी संस्कार हैं, वो सारे उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जितना भी लेवल है, वो सारा उस बच्चे में जाता है। आजकल के जैसे अधिकांश माँओं को ये कंप्लेंट होती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है। ठीक है? आप रिकॉल कीजिए अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर को। हमारी जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, उसको 3 भाग में बाँटते हैं। तो 1 से 3 महीने तक को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, 4 से 6 तक को सेकंड और 7 से 9 तक को हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जाइए, जब शुरू प्रेगनेंसी थी, बहुत खाना देख के जी मचलाता था, उल्टी की इच्छा होती थी, अच्छा नहीं लगता था, एसिडिटी होती थी और तब कोई हमारे सामने दूध लाता था या खाना लाता था तो हम क्या बोलते? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं खा सकते हैं हम। अगर हम खाएँगे तो तुरंत उल्टी हो जाएगी, मेरे सामने से भी हटा दो। तो ये जो रूट है, ये जो बीज है, ये किसने? आपने डाला है। तो जब कोई भी प्रेग्नेंट है लेडी, तो उसको ये सोचना चाहिए कि पूरा उसका जो मिरर इमेज है वो बच्चे में जाएगा। तो यहाँ पर 2 टाइप हैं। जब हम गर्भ संस्कार कराते हैं तो हम इन सब की भी ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पर तो 2 प्रोसीजर है। एक तो प्रोसीजर ये हुई कि वो बोले नहीं, नहीं हम बिल्कुल नहीं खा पी सकते हैं, ये तो देख के ही मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, इसको मेरे सामने से ले जाओ। और दूसरी वे क्या है जो हम उसको सिखाते हैं कि वो अगर उसका नहीं मन हो रहा है तो वो क्या, वाह दूध, इसमें तो बहुत प्रोटीन कैल्शियम रिच होता है, इसको आप रख दीजिए, मैं भी थोड़ी देर बाद पी लेती हूँ। आपने दोनों परिस्थिति में उसको मना किया है, लेकिन वो जो मना करने का तरीका था वो डिफरेंट है। तो ड्यूरिंग गर्भ संस्कार हम ये सारा कुछ सिखाते हैं कि आपके चारों तरफ सिचुएशंस तो वही रहेंगी, आपको कैसे उसको चेंज करना है और कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है। साइंस भी ये कहता है कि गर्भ में जो शिशु है वो बिल्कुल एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस उसमें रहती है और वो सारी चीज़ों को, माँ के आवाज़ को, जो वो आसपास लोग बात करते हैं उनको समझता है, उनको सुनता है। अब यहाँ पर कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे एक मिथ है कि भाई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे रिसर्च के बाद डॉक्टर की ये सलाह है कि अगर आप किसी भी प्रेगनेंसी में हैं, किसी भी तरह की, तो आप हर तरह की प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी काफ़ी तरह की होती है, नॉर्मल है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्की है, तो हर तरह की प्रेगनेंसी में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही आप करें। फिर यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि जो नया शोध है उससे ये पाया है कि जो जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो फैक्ट सामने आया है वो ये है कि आजकल अधिकांश जो सी सेक्शन होते हैं, जिनको हम सिजेरियन या ऑपरेशन से बच्चा होना बोलते हैं साधारण भाषा में, उसका मैक्सिमम कारण एक सबसे बड़ा ये होता है कि थाई जॉइंट ओपन ना होना, क्योंकि हमारी सारी लाइफ स्टाइल है वो आजकल चेंज हो गई है। तो यदि नॉर्मल डिलीवरी आप चाहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कंपलसरी है कि आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत अधिक सहायक होती है। अब यहाँ पर एक और जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से बोला है कि यदि वो आधे घंटे तक व्यायाम करती है, एक्सरसाइज करती है, तो उसकी डिलीवरी के वक्त उसको पेन कम होता है, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसी लेडीज जो होती हैं उनको पैरों में स्वेलिंग आना, थकान होना, सिर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारी चीजें अगर कुछ उसको लग रही हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उसको बंद कर देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि किसी एक्सपर्ट के अंदर ही वो एक्सरसाइज करें।
तो एक्सरसाइज हमेशा किसी अच्छे योग थेरेपिस्ट के अंडर ही करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और रिसर्च हुआ है कि डॉक्टर अर्नाल्ड शिबेल कहते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 14वें दिन से बनने शुरू हो जाते हैं बच्चे के। और अगर कोई मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडीज है, वो नेगेटिव थॉट्स में है, रो रही है, डरी हुई है, तो उतने समय तक, जितने समय तक वो इस थॉट में है, उतने समय तक उस बच्चे के न्यूरॉन्स प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और जब न्यूरॉन प्रोडक्शन बंद होगा, मान लीजिए वो आधे घंटे तक बहुत गुस्सा कर रही है या रो रही है या डरी हुई है, तो उस आधे घंटे में क्या होगा, उसके न्यूरॉन प्रोडक्शंस बंद हो जाएंगे। और न्यूरॉन प्रोडक्शन बंद होने से क्या होगा, उसका आईक्यू लेवल कम होगा। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि 14वें दिन से पहला न्यूरॉन बनता है और हर मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन बनते हैं। और ये आपस में एक नेट टाइप का बना के पूरे ब्रेन के नर्व्स और न्यूरॉन्स बनाते हैं। और अगर माँ खुश है तो उसके मस्तिष्क से निकलने वाले हार्मोन्स प्लेजेंटा के जरिए बच्चे में पहुंचते हैं और वो बच्चे को सेंसिटिविटी बनाते हैं, उसका स्वभाव खुश मिजाज बनाते हैं। और अगर माँ ही नेगेटिव थॉट्स में है, डरी हुई है, क्रोध में है, तो बैड हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो भी बच्चे के अंदर जाकर और उनके नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बच्चे को खुश मिजाज बनाना या बुरा बनाना माँ के ऊपर है। तो गर्भ में ही बच्चों के विचार, भावनाएं, उनके पारिवारिक, सामाजिक जितनी भी चीजें होती हैं, बच्चे का चरित्र, चिंतन, ये सारी चीजें गर्भ में ही डिसाइड हो जाती हैं कि वो बच्चा कैसा होगा। अब संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। तो सबसे पहले जो 3 महीने होते हैं, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, इसमें बच्चे का जो शरीर है वो सुडौल निरोगी हो, इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। वहीं जब वो तीसरे महीने से लेके 6वें महीने तक होते हैं, मतलब पहले 3 महीने में बच्चे की बॉडी का डेवलपमेंट होता है, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे की मानसिकता, संस्कार का बनते हैं, और लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वो उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी बुद्धि का डेवलप होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, जो सेकंड है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसे हर तरह से पॉजिटिव रहना सिखाएं, उसे उसके इमोशन को मैनेज करना सिखाएं। अगर कभी नेगेटिव कोई फेज आता है तो उसको कितनी जल्दी कैसे लिक्विड कर सकते हैं वो बताएं। और वहीं जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें हम उनको बहुत सारे मैथ्स, बहुत सारे पजल, नई नई चीजें सीखना, इस तरह की चीजें देखते हैं। कुछ कंट्रीज में तो इनके पर्टिकुलर स्कूल भी होते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा पहले जब किसी बच्चे में बुद्धि कम होती थी तो ऐसा बोला जाता था कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट कम हुआ है, इसलिए उसमें बुद्धि कम है। लेकिन आज ये कहा जाता है कि उसके न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं वो कम डेवलप हुए हैं। तो जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें हम पूरा काम करते हैं कि उस बच्चे के न्यूरॉन कनेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हों, जिससे उसका आईक्यू अधिक से अधिक हो, और उसके लिए हम बहुत सारे टास्क देते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे कर्म कांड होते हैं जो संस्कार के साथ किए जाते हैं, बेबी शावर है, और ये हर धर्म में लगभग किसी न किसी तरीके से ये किया जाता है। फिर गर्भ संस्कार का जो रिजल्ट होता है वो होता है वीर अभिमन्यु, शिवाजी, या इस तरह के एक बहुत उच्च चेतना के साथ बच्चे का जन्म लेना। यहाँ पर एक ग्राफ दिया है कि कितने हफ्ते में बच्चे के क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं। जैसे लगभग 6 वीक में हार्ट डेवलप हो जाता है, फिर उसके अपर लिम, लोअर लिम, आईज, तो ये एक पूरा चार्ट दिया हुआ है। अब जब दूसरा हफ्ता आता है तो दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते में क्या क्या डेवलपमेंट होता है ये यहाँ पर दिया गया है। चौदहवें में स्वाद इंद्रियां उसकी बन जाती हैं, 16वें सप्ताह में मस्तिष्क कोशिकाएं बन जाती हैं, आवाज, महक, ये सारी चीजें वो पहचानने लगता है। इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो लगभग 40 हफ्ते का होता है। और 6 से माह के बाद, 6 माह में क्या क्या होता है, उसके ब्रेन डेवलप हो जाता है, उसके साइनेसिप्स बनते हैं, मतलब साइनेसिप्स यानी जो न्यूरॉन का न्यूरॉन से जुड़ना, वो बनना शुरू हो जाते हैं, उसके ब्रेन सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं,
वो भावनाओं को पहचानने लगता है, वो दुःख, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों को पहचानने लगता है, उसमें टेस्ट बड डेवलप हो जाते हैं। और गर्भ में ही यहाँ पर कुछ सोनोग्राफी के पिक्स हैं कि वो नींद भी आराम से गर्भ में ही लेता है। यहाँ पर वो अपने अंगूठे को चूसता हुआ बच्चा, ये लगभग 20 जब 20 वीक्स का हो जाता है, उस समय उसके बॉडी मूवमेंट्स होने लगते हैं, वो किकिंग करने लगता है, मूवमेंट्स करने लगता है, ये सारी चीज़ें 20 वीक्स में होने लगती हैं। फिर लगभग जब 7 महीने का होता है तो ब्रेन सेल और उसका, जिसको हम सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरा डेवलप हो जाता है, लेकिन 7 महीने के बाद ये साइज वाइज बढ़ता है, डेवलपमेंट इसका पूरा हो जाता है। वो साउंड को पहचानने लगता है, लैंग्वेज को पहचानने लगता है। 7वां महीना एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है बच्चे को नई-नई लैंग्वेज सिखाने का। उसमें इमोशंस जनरेट हो जाते हैं कि जैसे यदि मदर को इंजेक्शन लग रहा है तो उसको पेन होता है, और उसमें बहुत सारे लाउड जो साउंड होते हैं, उनसे वो परिचित हो जाता है, और कुछ साउंड ऐसे होते हैं कि जिससे वो इरिटेट भी होता है। अब पहले बच्चों में सिर्फ आईक्यू देखा जाता है, आजकल हम क्या देखते हैं, आईक्यू भी देखते हैं, ईक्यू भी देखते हैं और एसक्यू भी देखते हैं। ये तीनों क्या है, आईक्यू मतलब उसकी बुद्धि का कितना डेवलपमेंट हुआ, ईक्यू मतलब उसके इमोशंस कितने डेवलप हुए हैं, और एसक्यू मतलब उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कितना है। यहाँ पर कुछ ऐसे पिक हैं सोनोग्राफी के कि जैसे इसमें ये टेस्ट पहचान रहा है, अगर माँ को इंजेक्शन लग रहा है तो उसके दर्द को महसूस कर रहा है, अगर माँ टच कर रही है तो उसको फील कर रहा है, और वहाँ पर वो देखता भी है। फिर ये जो बहुत सारी जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट मैंने अभी जैसे पहले आपको बताया था कि हम माँ के गर्भ में ही डीएनए डिकोड करके करते हैं। अब यहाँ पर एक और सलाह दी जाती है कि गांधी जी के 3 बंदर हैं, तो उसको एक चौथा भी ऐड कर दिया कि भाई माँ को मोबाइल भी कम देखना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत रिश्तों की वैल्यू करे, सपोज आप चाहते हैं कि वो रिश्तों, मुझे बहुत मान सम्मान दे, वैल्यू करे, और आप वो फैमिली ड्रामास देख रहे हैं कि जहाँ हर रिलेशन के पीछे कॉन्स्पिरेंसी हो रही है, तो आप बच्चे में वो बीज डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम हमेशा माँ को सलाह देते हैं कि कोई भी हिंसक, कोई भी डर वाला या कोई भी फैमिली ड्रामे, इस टाइप की चीजें ना देखें। जो देखें वो जनरल एक जैसे हंसने हंसाने वाला कोई, या जैसे डिस्कवरी चैनल्स होते हैं, इस टाइप की चीजें हम उनको देखने के लिए, प्रेफरेंस देने के लिए कहते हैं। अब ये हार्मोन्स हैं जो सारे सीक्रेट होते हैं। कुछ ये कोटेशंस हैं कि जिससे आप माँ को बता के और उसके शिशु में एक अच्छा संस्कार ले लेते हैं। अब हम संस्कार और सभ्यता की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है? तो यहाँ पे मुनि क्षमा सागर जी कहते हैं कि कोई भी जेंट्स बाहर, कोई भी व्यक्ति बाहर किसी लेडीज से मिलता है और उससे जो व्यवहार करता है, वो उसकी सभ्यता है, कि वो उसको बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत उसकी हेल्प करता है, उसके जो वर्ड होते हैं वो पूरे आदर, रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करता है, वो क्या है, उसकी सभ्यता है। लेकिन वो घर में अपनी वाइफ के साथ जो व्यवहार करता है वो उसकी संस्कृति है। तो इन दोनों में बहुत माइनर सा अंतर है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अंतर 95% को देखने को मिलता है कि एक मेल पर्सन का बाहर यदि किसी लेडीज से वो बिहेव कर रहा है तो उसका टोटली डिफरेंट बिहेवियर होता है कंपैरेटिवली अपनी वाइफ से। तो हम बच्चे में संस्कृति को डेवलप करते हैं, सभ्यता तो वो समाज से सीख के सीख ही लेता है, और यदि उसकी संस्कृति मजबूत है तो सभ्यता उसमें ऑटोमेटिक आ ही जाती है। फिर थॉमस एडिसन ने भी बोला है कि आहार विहार और बीमारी से बचाव करके ही रोग से बच सकते हैं। फिर ये कुछ अलग अलग एक्सरसाइज हैं जो हर ट्राइमेस्टर की अलग अलग होती हैं। कॉमन कुछ जो होती हैं वो हम इस सेशन के बाद करेंगे, लेकिन यहाँ पर हर ट्राइमेस्टर की एक अपनी अलग एक्सरसाइज होती है, और हम वो नहीं करते हैं कॉमनली। कुछ मेडिटेशन भी स्पेशल प्लान किए जाते हैं,
ये सारी एक्सरसाइज हैं। जैसे ये एक्सरसाइज सिर्फ 9th मंथ में ही की जाती हैं, इसके पहले नहीं की जाती हैं। तो कुछ रिलैक्सेशंस टेक्निक होती हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं। अग्नि तत्व को बढ़ाना, तो इसमें हम कुछ मुद्राएं स्पेसिफिक बताते हैं कि जिससे उनमें थकान और बाकी चीज़ें कम हो। प्राणायाम करते हैं, शवासन करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिटेशन भी हम करते हैं स्पेसिफिक। ये जो मेडिटेशन, ये चक्र मेडिटेशन करते हैं, ये भी स्पेसिफिक ट्राइमेस्टर के अनुसार होते हैं। जब तक बच्चा डेवलप होता है तब तक हम मणिपुरी चक्र पर फोकस करते हैं, और जैसे ही 9th मंथ आता है तो हमारे शरीर में पंच प्राण होते हैं, जिसमें अपान प्राण होता है। उसका जगह क्या होता है, पेल्विक रीजन होता है, और उसका काम होता है कि जो भी चीजें हमारी बॉडी के बाहर करना है वो काम वो करता है। तो यहाँ पर जब 9th मंथ आता है तो हम उसके कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिससे हम उसके अपान प्राण को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जब वो स्ट्रांग बनते हैं तो जब नॉर्मल डिलीवरी का समय आता है तो अपान प्राण स्ट्रांग होने के कारण बच्चा बहुत जल्दी बाहर की तरफ पुश हो जाता है। तो इस तरह के ये गर्भ संस्कार की सारी चीजें हैं। होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, और कोशिश करें कि हो सकता है आप ना भी अब माँ बनने वाली हो, लेकिन आपके घर में आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके परिचित लोगों में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा। तो कोशिश करें कि उनको ये सजेशन सही समय पे दें, और आज जो ये साइंस डेवलप हुआ है इसका यूज़ करें। ओवर टू रितु जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से समझाया। जैसे कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि गर्भावस्था में बड़े बूढ़े हमें बहुत चीजें समझाते थे, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम समझ सकें, जैसे कि रचना मैम ने बोला कि ये कोई डिजीज नहीं है, इसको एज अ डिजीज ना लेकर के हम उसे एक ईश्वर का वरदान समझें और उस पर अच्छे से काम करें। जो आप 9 महीने अपने बच्चे के लिए, जब वो गर्भ में है, उस टाइम उसके लिए डिवोट करते हैं, तो वो आपको 90 इयर्स तक, जब तक आप जीते हैं, 80 साल 90 साल, वो आपको शांति देता है। क्योंकि जैसा आप बीज डालेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यहाँ एक मैम ने जो बहुत अच्छी बात समझाई कि हम सोचते हैं कि हम जब किसी से भी पूछते हैं, मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जिस दिन जब आप इस धरती पर आए, आपका जन्म हुआ, आप उसको मानते हैं। हम उसको हमेशा कहते हैं कि वो हमारा डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन अभी हमने जो समझा, उससे हमने क्या चीज समझी है कि हमारा जन्म तो उसी दिन हो गया था जब हमारे माँ बाप ने हमें धरती पे लाने के लिए सोचा, उस जीव को जब अपनी तरफ खींचा, और वही हमारा जन्म का दिन था। और फिर उसके बाद जब हम गर्भ में आए, वो हमारा जन्म का दूसरा स्टेप हुआ। और जो 9 महीने तक हम माँ के गर्भ में रहते हैं, वहां से हम जो सीखते हैं, जो हम समझते हैं, वो, क्योंकि माइंड जो है हमारा बच्चे का 80% गर्भ में डेवलप हो जाता है, और उसके बाद 20% जब हम पैदा होते हैं उसके बाद वो डेवलप होता है। कभी हम इस बात को ध्यान से समझें कि क्योंकि हम लोग हिंदी ज्यादा बोलते हैं, हमारे व्यवहार में हिंदी ज्यादा रहती है, तो बच्चे को कभी हिंदी सिखानी नहीं पड़ती। हालांकि आज हम सोचे कि हमें हिंदी की शायद ग्रामर भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती, और इंग्लिश की ग्रामर हमें बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हमें इंग्लिश बोलने में सीखना पड़ता है, उसके लिए हेजिटेशन होती है। और हिंदी जिसकी हमें ग्रामर भी नहीं आती, उसको हम बहुत अच्छे से बोलते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमें गर्भ में वही हमने सीखा, और जो चीज हम सीख कर आते हैं वही हम आकर के, पैदा होकर के उन चीजों को ही आगे करते हैं। कभी भी हम सब्जी लेने जाते हैं तो हम सब्जी भी छांट छांट के लेते हैं, मोबाइल लेते हैं अपने लिए, उसको छांट के लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया सर्च करके लेते हैं।
अपने लिए कपड़े लेने जाते हैं तो उसको सर्च करके लेते हैं। तो जब हम बच्चे का जन्म करने जा रहे हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए, इस समाज के लिए, संस्कारों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है, तो क्यों ना उसको भी एक ईश्वर का वरदान को अपनी पूरी मेहनत से 100% देकर के उसको लाएं। जो भी हमारे आसपास जीव हैं जो कि ईश्वर द्वारा दिए जा रहे हैं, उसको हम ऐसे जीव को अपने गर्भ में लाएं जो कि संस्कारी हो, जो समाज के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए जो कि बहुत अहमियत रखता हो, जो कि जिसको हम अच्छे संस्कार दे करके ला सकें। तो हमें अपने गर्भ में ही अपने, जैसा कि अभी मैम ने एक चीज और बताई कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो जुड़े हैं वो गर्भवती महिलाएं ही हों, यहाँ पर बड़े भी लोग भी जुड़े हुए हैं, छोटे भी जुड़े हुए हैं। तो हम अपने आसपास के वातावरण को इतना प्योर बनाएं कि हमारे समाज में अच्छे और संस्कारी बच्चे पैदा हो सकें। चलिए अब हम चलते हैं, एक छोटी सी बात और थोड़ा सा ऐड कर दूं एक उदाहरण से। जैसे अभी मैंने सब्जी का उदाहरण दिया, जब हम सब्जी में नमक डालते हैं तो हम अगर सब्जी में नमक डालना भूल जाए तो क्या वो स्वाद हमें सब्जी का आएगा, चाहे कितना ही हम ऊपर से नमक डाल लें? क्योंकि जब हम सब्जी बनाते हैं उसका स्वाद भी जब ही आता है जब सही समय पे नमक डाला जाए। तो इसके लिए संस्कार भी हम गर्भ के समय अगर बच्चे को देंगे तो वो बच्चा ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, स्वस्थ होगा, सभी डिजीज से मुक्त रहेगा। योग से हम अपने आप को डिजीज से मुक्त कर रहे हैं, और अगर हम गर्भ में ही उस काम को कर दें तो वो हमारे को और ज्यादा बेनिफिट देगी। उसकी बुद्धि का डेवलप होगा, एक अलग ही संस्कारी, बुद्धिमान, स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, जो कि हर माँ की एक चाहना होती है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर योग के द्वारा भी समझ लेते हैं, योग करना क्यों है। हर्षा जी का एक क्वेश्चन है। हाँ जी पहले दीदी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब जो हमारी फीलिंग्स हैं वो बच्चे तक जाएंगी, लेकिन वो समझना 6 महीने 7 महीने या फिर उस टाइम शुरू करता है। तो जो शुरू के 3 महीने फीलिंग्स हैं तो वो भी मतलब उसको समझ तो आती होंगी, जैसे गुस्सा कर रहे हैं या फिर नेगेटिव थॉट्स हैं, पर वो होना समझना तो 6वें 7वें महीने में चालू करता है। देखिए, हमारी बॉडी जो है वो बहुत छोटी-छोटी सेल्स से मिलके बनी है, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये जो कोशिका, ये सेल है, उसका अंदर भी इतने सारे स्ट्रक्चर है, उसका अपना एक ब्रेन भी है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, ओवम और स्पर्म दोनों आपस में मिले, फर्टाइट हुए और उन्होंने एक सेल बनाई। और जब तक उस सेल में ब्रेन और लाइफ नहीं हो तब तक वो डिवाइड नहीं हो सकती। तो वो जो ब्रेन में सेल का ब्रेन होता है वो उस समय काम करता है, क्योंकि उस समय सेल 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, ऐसे मल्टीपल डिवीजन चलता रहता है। और जितने सेल डिवाइड होते हैं हर का अपना एक ब्रेन होता है, और हर सेल का फिक्स होता है कि मान लीजिए ये सेल डिवाइड हुई, ये हार्ट बनाएगी, अब और डिवाइड होके फिर दूसरी सेल एक डिवाइड हुई तो वो मान लीजिए उसका ब्रेन वाला पार्ट बनाएगी। तो सब में ब्रेन है मतलब डीएनए है, डीएनए है मतलब उसमें कोडिंग चल रही है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आप अपने रूम में एक रिकॉर्डर रख दे रहे हैं और उसको चालू छोड़ के आप जो भी काम है वो कर रहे हैं, तो क्या होगा, जितनी चीजें उस रूम में हो रही हैं, भले ही वो बर्तन गिरने की आवाज हो या कोई भी हो, वो उसमें रिकॉर्ड होगी ना। वैसे ही डीएनए में सारी चीजें रिकॉर्ड होती जाती हैं। आपको एक और चीज सुन के शायद आश्चर्य होगा कि बायोलॉजी ऑफ बिलीफ जो बुक है उसमें वो लिख रहे हैं कि पहले ऐसा मानते थे कि डीएनए हेरिडिटी की चीजें लेके आता है। आजकल ये भी नहीं मानते, आजकल मानते हैं कि डीएनए ब्लैंक आता है, माँ उसमें खुद डिकोड करती है कि मेरी हेरिडिटी में ये चीजें थी, तो ये मेरे बच्चे को बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारे जो बिलीफ्स हैं वो इस तरह के बने हुए हैं। तो ये योग की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होती है कि डीएनए लेवल पे जाके उसे डिलीट करना, डिकोड करना और नई चीज को इंस्टॉल करना उसमें। तो ये जो अभी आजकल गर्भ संस्कार चला कि एक दिन बैठे कुछ पूजा कर ली, वो
ठीक है, अच्छी चीज है, वो भी नहीं करने से बेटर है, लेकिन एक्चुअल गर्भ संस्कार वो नहीं है। ठीक है, तो हर सेल में ब्रेन होता है और हर ब्रेन उन चीजों को रजिस्टर्ड करता है उससे। ठीक है हर्षा जी? आई होप हर्षिता दीदी आपका क्लियर हो गया होगा। इस तरह से डॉक्टर रचना जैन ने इतना क्लियरली बताया, और हम इसे अपनी छोटी सी समझ से, इतनी समझ तो शायद हमारे पास नहीं है जो अपनी डॉक्टर रचना जैन के पास है हमें देने के लिए, लेकिन हम छोटी सी चीज से इसको समझ सकते हैं कि अगर हम बबूल का बीज डालेंगे तो उसमें आम का वृक्ष नहीं लगेगा। तो उस जो छोटा सा बीज है उसमें जो अस्तित्व है उसका, तो वो हमें वहीं से उसको डेवलप करना है। बीज ही अच्छा डालेंगे तभी हम आम खा पाएंगे। तो हमें उस चीज को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमें बीज पर ही काम करना है, उसमें अच्छा पोषण देना है, उसमें अच्छी खाद देनी है, और उसी से ही हमारे को अच्छे फल प्राप्ति होगी। अब हम थोड़ा सा योग की तरफ चलते हैं कि हमें यहाँ पर योग भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम उससे अपना जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू जो उसको हम खाना दे रहे हैं वो अच्छे से प्राप्त होगा। उसका जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। ये जब हम योगा करेंगे हमारे बॉडी के जो थॉट्स बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और लास्ट में जब आपको लेबर पेन तक आप पहुंचते हैं तो वो बहुत कम होगा और बहुत इजीली बच्चा बाहर आएगा। तो इसलिए हमें योग करना इसीलिए जरूरी है। यहाँ हम थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे। आप लोग चाहें तो मुझे पिन कर सकते हैं। अरम आप मेरे को पिन कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए बैठ जाएंगे। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, या किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर आप करा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनकी सामर्थ्य के अनुसार बताएं। सबसे पहला तो ध्यान क्या रखना है कि आप अगर मैट पर बैठ रहे हैं तो एक छोटा सा टॉवल लेकर के उसके ऊपर बैठें और पैरों को आगे फैलाएं। पैरों के नीचे भी आप एक छोटा सा तकिया रख करके भी कर सकते हैं। ये मैं मतलब हर उसके लिए बता रही हूँ कि 9 मंथ तक दोनों तरह से आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, शोल्डर लेवल पे पैरों को सामने लाएंगे। अब टोस को और फिंगर्स को टाइट करेंगे और खोलेंगे। मैक्सिमम खोलेंगे और टाइट करते हुए अंगूठे को छोटी उंगली के नीचे लगाएंगे और टाइट करेंगे। इसको हम 5 टाइम्स करेंगे। सामने कमर गर्दन सीधी रखते हुए 5 टाइम्स करेंगे। अगर आप वीडियोस खोल लेंगे तो हम देख पाएंगे कहीं गलती ना हो। चलिए अब यहीं से अपनी रिस्ट और एंकल को स्ट्रेच करेंगे। पूरा एंकल को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे, रिस्ट को नीचे। यहाँ ध्यान क्या रखना है, फिंगर्स हमारी साथ में जुड़ी हुई और 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ, ऊपर भी 90 डिग्री और नीचे भी। इसको भी हम 5 टाइम्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हम मैक्सिमम सांसों का ध्यान रखेंगे। सांसों को लेते और छोड़ते हुए करेंगे। अब अपोजिट, एक हाथ नीचे, एक पैर नीचे, एक ऊपर। 5 टाइम्स करेंगे। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे। दोनों अपने टोस को अंदर की तरफ लेकर आएंगे। जो हमारी हील है उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाते हुए अंदर और बाहर। नीचे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नी हमारी टाइट रहेगी, एकदम सीधी, कमर गर्दन सीधी। सामने किसी पॉइंट पर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए पैरों को अंदर लाएं, सांस लेते हुए पैरों को बाहर लाएंगे। 5 टाइम्स करेंगे। फिर दोनों पैरों को एक ही साइड लेकर जाएंगे, एक ही लाइन में, लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। इसको भी 5 टाइम्स।
ध्यान से करेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए। अब दोनों पैरों को अंदर की तरफ, टोस को अंदर की तरफ लाएंगे, सर्कल बनाते हुए बाहर की तरफ, अंदर, इस तरह से 5 सर्कल्स क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे, बिग टो से पूरा सर्कल बनाते हुए बाहर की तरफ लेकर जाएं, फिर अंदर की तरफ, यहीं से अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। ध्यान क्या रखना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, पैर हमारे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, सिर्फ एंकल रोटेट करेंगे, सिर्फ एंकल को रोटेशन करते हुए ध्यान से करेंगे। चलिए अब यहाँ से एक और करेंगे। अब मैं सामने की तरफ आके दिखा देती हूँ आपको। पैरों को पूरी तरह से खोलेंगे, राइट पैर को और थोड़ा सा उठा के रखेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे। अब हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए हाथों का सहारा ले सकते हैं। अब लेफ्ट नी को नीचे मैट से लगाएंगे, वापस, फिर दूसरी साइड, इसको भी 5 टाइम्स एक पैर से, 5 टाइम्स दूसरे पैर से। ध्यान से करेंगे। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, बिल्कुल अपने शरीर पर ध्यान देते हुए, कोई स्ट्रेचिंग नहीं, बहुत ज्यादा खींच कर नहीं करेंगे। वापस दोनों पैरों को सीधा, अब राइट लेग को मोड़ेंगे, उसको अंदर की तरफ लाएंगे, बाहर की तरफ लेकर जाएंगे, दूसरे पैर का ध्यान रखेंगे, जो टो है वो अंदर की तरफ खींचा हुआ, इसको भी 5 टाइम्स करेंगे। आप अपनी काउंट के साथ करें, कोशिश करें पूरा नी को मैट से टच करें, आगे भी और पीछे करते जाएंगे। 5 टाइम्स हो जाएगा। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। अब दोनों पैरों को खोलते हुए मैक्सिमम खोलेंगे और अंदर की तरफ लाने की कोशिश। ये आपका पूरा नीचे तक नहीं जाएगा, जितना आप इजीली ला सकते हैं लाएंगे और बाहर। इसको भी 5 टाइम्स करेंगे। पूरा पैर को अंदर, मैक्सिमम अंदर लाने की कोशिश, इससे हमारा पैल्विक ओपन होगा। डिलीवरी के टाइम जितना पैल्विक ओपन होगा उतना ही आप इजीली डिलीवरी इजीली होगी। वापस आएंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को खोलेंगे, एक पैर को अपने पास पैल्विक के पास लाएं, फिर दूसरे पैर को भी पैल्विक के पास लाएंगे। दोनों हाथों को आपस में फिंगर्स को क्रॉस करते हुए पैरों को पकड़ेंगे टाइटली, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। यहीं से अपने पैरों को थोड़ा सा सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बिल्कुल इजीली करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, इजीली सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पर मैं 5 टाइम्स करा रही हूँ, आप इसको 20 टाइम्स भी कर सकते हैं। 5 टाइम्स करते जाएं। सांसों का ध्यान रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। मैक्सिमम कोशिश करेंगे अपनी नी को मैट से लगाने की। चलिए वापस आएंगे। अब यहीं से दोनों नीज को पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों नीज को आपस में मिलाएंगे, सांस भरते हुए नीज को नीचे पुश करेंगे। ध्यान क्या रखना है कि जब नीचे पुश करेंगे तो कमर बिल्कुल सीधी, जब ऊपर लाएंगे तो भी कमर हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। सांस भरते, सांस छोड़ते हुए ऊपर, नीज को आपस में मिलाएंगे, सांस भरते हुए नीचे, उसको मैक्सिमम पुश करेंगे। कोशिश करेंगे उसको आराम से, धीरे से नीचे मैट तक लगाने की, अपने पैल्विक को मैक्सिमम ऊपर करने के लिए। 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स,
जितना भी आप इजीली कर सकते हैं करेंगे। सांसों का ध्यान रखेंगे, सांस लेते और छोड़ते हुए करेंगे। चलिए वापस आ जाएंगे, इजी बैठेंगे। यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी है तो वज्रासन में नहीं बैठना, नॉर्मली बैठेंगे। अब यहाँ से अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पर, राइट थाई पर रखें, राइट हैंड को शोल्डर लेवल पर सामने बिल्कुल साइड में स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से हल्का सा हाथ को पीछे ले जाएंगे, वापस बढ़ते हुए पीछे जितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं। बॉडी ट्विस्ट नहीं करेंगे, बॉडी सामने रहेगी। हाथों को पीछे ले जाएंगे, वापस लाएंगे, 5 टाइम्स करेंगे। हल्का सा प्रेशर जो हमारा थाइस पे हाथ है उससे प्रेशर देते हुए पीछे वापस। अपर बॉडी को ट्विस्ट नहीं करना, देखना सामने ही है। उसी को दूसरे हाथ से आप लेफ्ट हैंड को थाई पर रखेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट थाई पर, लेफ्ट हैंड बिल्कुल शोल्डर लेवल पर सीधा साइड में। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। क्योंकि टाइम कम होता है इसलिए हम 5 टाइम्स आपको बता रहे हैं। आप इसे 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स जितनी बार भी चाहें। हाथ को सीधा रखिए। जेकर दीदी, हाथ बिल्कुल सीधा, हाथ को फोल्ड नहीं करना, हाथ बिल्कुल सीधा रखते हुए करेंगे। मैक्सिमम पीछे ले जाएंगे, वापस लाएंगे। चलिए वापस आ जाएंगे, सीधा बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए अपने हाथों को शोल्डर लेवल पर, हथेलियां नीचे की तरफ, सांस भरते हुए अपनी कोहनी को पीछे, ध्यान रहे एक ही लेवल पर, जो आपका शोल्डर लेवल है इसी पर ले जाते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, 5 टाइम्स। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी, किसी सामने पॉइंट पर देखेंगे, हथेलियों का रुख नीचे। दीदी हथेलियों को खोलना नहीं है, हथेलियां खोल रहे हैं आप, हथेलियां हमारी उसी पोजीशन में रहेगी, सिर्फ कोहनियां पीछे जाएंगी, कोहनियों को पीछे ले जाएंगे, वापस लाएंगे। यहीं पर ही दूसरी एक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, कोहनियों को आपस में जोड़ेंगे, हाथ हमारे शोल्डर लेवल पर रहेंगे। सांस भरते हुए हाथों को खोलेंगे, मैक्सिमम पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 90 डिग्री का एंगल हमारे हाथों का बना रहेगा, पीछे जाते हुए भी, फिर वापस, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। लास्ट टाइम, वापस आ जाएंगे। लास्ट एक और करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। दोनों हाथों को पूरी तरह से साइड में खोलेंगे, हथेलियां सामने, सांस भरते हुए पीछे, मैक्सिमम हाथों को लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हथेलियों को आपस में मिलाएंगे। जब सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, गर्दन भी थोड़ी सी हमारी पीछे, पूरी तरह से चेस्ट को ओपन अप करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए पीछे, 3, 4, लास्ट टाइम एक बार और, 5। वापस आ जाएंगे। यहाँ पर एक कैट एंड काउ को पोज भी करते हैं। अपने घुटनों को मैट पर रखेंगे, घुटनों के बीच में जो हमारा हिप डिस्टेंस, हिप के बराबर डिस्टेंस करेंगे। हाथों को नीचे मैट पर रखेंगे, उंगलियां पूरी खुली हुई। हाथों के बीच में भी जो हमारा ये रेस्ट का रोटेशन, ये गैप होता है, यही गैप रखेंगे, पूरा शोल्डर गैप। और यहीं से सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर को नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे और हमारे कमर से एक हम्प जैसा बनता है,
5 टाइम्स। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, मैक्सिमम गर्दन को ऊपर के लेकर जाए और हमारी जो कमर है वो मैक्सिमम नीचे की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए वापस आ जाएंगे। ये हमारे जो सूक्ष्म व्यायाम थे, थोड़े से हमने यहाँ पर आपको कराने की कोशिश की है। इजीली बैठ जाएंगे। अब 2 प्राणायाम और कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी। ध्यान क्या रखना है इसमें कि कमर गर्दन नेक हमारी बिल्कुल सीधी एक लेवल में रहेगी। दृष्टि किसी सामने किसी एक पॉइंट पर। यहाँ पर ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, बैठेंगे, काउंट करते हुए समवृत्ति प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम जो कि हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। जितनी बार आप सांस लेंगे काउंट करते हुए, उतना ही काउंट में आपको सांस छोड़नी है। काउंट करेंगे सांस लेते हुए 1 2 3, आंखें बंद कर लें, 4 5। यहीं से सांस को वापस छोड़ेंगे उतने ही काउंट में 1 2 3 4 5। मन ही मन काउंट करेंगे जिससे इजीली आप सांस ले सकें और छोड़ सकें। इसको भी 5 टाइम्स करते हैं। काउंट करते हुए सांस लीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सांस लेंगे। जितने काउंट में आप इजीली सांस ले सकते हैं, उतने ही काउंट में आपको सांस छोड़नी है। सांस लेते हुए ध्यान हमारा पूरी तरह से सांसों पर, और सांस छोड़ते हुए भी ध्यान दें किस प्रकार से नासिका से सांस वापस आ रही है। 5 टाइम्स अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। काउंट अपने सामर्थ्य के अनुसार रखें। ध्यान फोकस अपना पूरा अपनी सांसों के ऊपर, किस तरह से सांस आ रही है और किस प्रकार की सांस वापस जा रही है। ध्यान बिल्कुल अपनी ब्रीथिंग पर। चलिए नेक्स्ट करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए एक हाथ को ऊपर लाएंगे, अंगूठे से अपना राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, बीच की 2 फिंगर्स को अपने आज्ञाचक्र जहां बिंदी लगाते हैं वहां रखेंगे, लास्ट 2 फिंगर्स को लेफ्ट नोस्ट्रल पर रखेंगे। सबसे पहले अपना राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से लंबी गहरी सांस लेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप उसको कुछ क्षण रोक सकते हैं तो रोकेंगे, अदरवाइज उसको राइट साइड सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करेंगे, राइट से सांस लेंगे। सांस जब ले कोशिश करें पेट पूरा बाहर आए। कुछ क्षण रोकें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, राइट साइड से सांस को छोड़ देंगे। 3 बार और करेंगे इसको। लेफ्ट से सांस लेंगे, दूसरा हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, राइट से सांस छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर रहे हैं तो सांस को बहुत देर तक रोकना नहीं है। लास्ट टाइम एक बार और कर लेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, सामर्थ्य के अनुसार रोकेंगे और राइट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लास्ट अनुलोम विलोम करते हैं। इसके 2 ही राउंड कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। उसमें आप सारे ही प्राणायाम को 5 टाइम्स 10 टाइम्स जितना आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार करें। प्राणायाम से हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
चलिए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। फिर से वही सेम पोजीशन में आएंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करेंगे, राइट से लंबी गहरी सांस लेंगे, सामर्थ्य के अनुसार रोकेंगे, राइट से सांस को छोड़ेंगे, वापस राइट से सांस को लेंगे, दोनों नोस्ट्रिल बंद, सांस को हल्का सा रोकें और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दें। ये हमारा एक राउंड हो गया। इसी प्रकार से 2 राउंड और कर लें। लेफ्ट से सांस लें, राइट नोस्ट्रिल बंद करें, सीधे बैठेंगे, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखते हुए। राइट से सांस छोड़ दें, फिर वापस राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें, बिल्कुल आराम से, इजीली। चलिए आंखें खोल लें, रिलैक्स कर लें बॉडी को। यहाँ हमने आज थोड़े से आपको प्राणायाम और योग के थोड़े से तरीके बताए। आप और भी अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे वर्कशॉप से भी जुड़ सकते हैं, हमारी क्लासेस से, जो कि हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहती हैं। नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, और अगर किसी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं। यहाँ एक और खुशखबरी मैं आज आपको देने के लिए बताना चाहूंगी कि बहुत सारे हमारे पास कॉल आ रहे थे कि किसी न किसी डिजीज पे लोग योग को समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है तो पूरी तरीके से नहीं बता पाते। तो अभी हमने नेक्स्ट मंडे से, जो अपकमिंग मंडे है उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा, उससे हमने एक सेशन स्टार्ट किया है 1 वीक का, जो कि डायबिटीज पे रहेगा। उसमें सारी जो भी डायबिटीज को लेकर के प्राणायाम है, योग है, सूक्ष्म व्यायाम है, वो सारे कराए जाएंगे, और वो सिर्फ 1 वीक का रहेगा। और अभी हम उसको ऑफर प्राइस पे करा रहे हैं। वैसे उसका 999 चार्जेस होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग वर्कशॉप पर बहुत सारे लोग, हमारा एक परिवार बन गया है, तो आप सभी लोगों के लिए वो सिर्फ 299 में वो 1 वीक का सेशन रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा उसमें जुड़ सकते हैं। उसका जो प्राइस है 999 है, जो कि 299 रहेगा 1 वीक का। और नेक्स्ट वीक से वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 वीक का। टाइमिंग्स उसके सुबह 8:30 से 9:30 रहेंगे। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर रचना जैन या मुझे आप अपना नंबर भेज सकते हैं, नाम भेज सकते हैं। जितने आप अपना परिवार में, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में, नियर्स एंड डियर्स, जिनको भी जोड़ना चाहते हैं उनको भी उसमें जोड़ सकते हैं। बाकी डेली हमारी योगा की क्लासेस वैसे भी चलती है मिनिमम अमाउंट पे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज डॉक्टर दीपाली हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर दीपाली क्योंकि अर्हम ध्यान योग से भी जुड़ी हुई है, वहां पर भी साइंस की क्लासेस ले रही हैं। हालांकि बहुत छोटी उम्र है अभी इनकी, लेकिन इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है इनकी उम्र से। मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूं सबसे पहले। ये MBBS हैं, MS हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डिप्लोमा एंड फेलोशिप इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी, सर्टिफाइड सोनोलॉजिस्ट, infertility specialist and laparoscopic surgeon at Women's Health Clinic and विद्यादीप अल्ट्रासाउंड। तो बहुत कुछ है इनके बारे में भी बताने के लिए, क्योंकि टाइम कम होता है। तो मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर दीपाली जैन को, जो आए और हमारे को, जो आज हमने ये गर्भ संस्कार पे रखा है सेशन, उसमें हमारे को और नॉलेज जो वो दे सकती हैं वो हमें दे। वेलकम डॉक्टर दीपाली, आपका हमारे सेशन। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। मैडम नमस्ते दीदी। ओके दीदी, हाउ मच टाइम डू आई हैव? मेरे पास कितना टाइम है उसके हिसाब से मैं बात करूं? हाँ जी दीदी, जैसे आपको जो बताना है आप बताइए।
तो पहले तो सबको नमस्कार और आई विश ये नॉलेज गिविंग जो सब लोग कर रहे हैं आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो उसी में कुछ ऐड कर रही हूँ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का टॉपिक हमारा था प्री नेटल योगा। बेसिकली हम प्रेग्नेंट वुमेन पे फोकस करते हैं। हमारे सेशन में कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अभी है क्या, या फिर कोई और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है अपनी? ये हर्षा दीदी है। दीदी ओके ओके, ठीक है। चलो एटलीस्ट यूजफुल आप एक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मतलब आई मीन हैविंग सम। बाकी सबके लिए हेल्पफुल उनके फैमिली मेंबर्स को हेल्प करने के लिए। सो लेट्स टॉक अवे, मतलब स्ट्रेट अवे हम लोग सिर्फ अपनी इस बात पर आते हैं कि हाउ इज प्रीनेटल योगा हेल्पफुल। बहुत सारा तो अर्चना दीदी ने हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया था, मैं इसमें सिर्फ अपने मेडिकल क्रक्स पॉइंट आपको बोलती हूँ। बहुत सारे मतलब यूजुअली कॉर्पोरेट में तो अलग से ट्रेंड रहता है हॉस्पिटल्स में कि पेशेंट को मेडिकल एडवाइस अलग मिल रही है डॉक्टर से, एंड उनके पास अलग से एक योगा थेरेपिस्ट, कोई फिजियोथेरेपी वाला पर्सन, या फिर कोई काउंसलिंग के लिए साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट, ये सब अवेलेबल रहते हैं। वी लिव इन स्मॉल सिटीज, मिडिल क्लास सिनेरियो में हम बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें डॉक्टर से ही पूछी जाती है, तो मुझे थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा है इन चीजों का, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि क्यों योगा हेल्पफुल है, क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, और कहाँ कहाँ रुकना है, कैसे बात करना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमेशा इसको किसी एक्सपर्ट के साथ ही करना है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसने कभी पहले भी प्रेग्नेंट वुमन को टीच किया हो, है ना, ताकि उन्हें डूज और डोंट्स पता हो। पहली बात तो ये, आपको कभी भी अनगाइडेड नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई इज इट हेल्पफुल? मतलब योगा करते करते मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब बोन्स एंड मसल्स, उनको ट्रेन कर रहे हैं, साथ साथ अपना स्ट्रेस रेगुलेट कर रहे हैं। ब्रीदिंग ब्रीदिंग बहुत बड़ा इशू जाती है प्रेगनेंसी में, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसको भी कंट्रोल करना सीख रहे हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर रहे हैं, प्लस वी आर प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर लेबर एज वेल ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, एंड हमारा प्रेगनेंसी का ऑल टुगेदर होल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पेशेंट के साथ। जैसे दीदी लक्ष्मण जी ने बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के, दिस हेल्प्स इन नॉर्मल डिलीवरी। Yes, it's very, very true. But even if the patient is not able to deliver normally, post cesarean या post operation भी recovery बहुत अच्छी होती है with the people who have done prenatal yoga. Recently मैंने 110 kg patient operate करी, मैं उनको बस गाइड करती रही कि आप प्लीज पूरे समय प्रीनेटल योगा करना। अंडर गाइडेंस उन्होंने योगा किया था। अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट एबल टू डिलीवर वजाइनली, बट पोस्ट सिजेरियन हमारे नॉर्मल पेशेंट्स 1.5 दिन 2 दिन बाद बेड से उठ पाते हैं। विद इन 6 hours शी वॉज आउट ऑफ बेड, एंड विद इन 12 hours हमने कैथेटर ऑफ कर दिया था। शी वॉज एबल टू वॉक नाइसली, शी वेंट होम इन 24 hours। ये सक्सेस है प्रीनेटल। सो ठीक है, साइंस तो है, पर साथ साथ एक्सरसाइजेस का अपना कुछ साइंस है जो हेल्प करता है। तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट को समझ लेते हैं, कहाँ कैसे चीज मदद मिल रही है। सबसे पहला तो हमारा प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा बैकएक बढ़ जाता है, ये सबका एक्सपीरियंस रहता है, ऑलमोस्ट एवरी प्रेग्नेंट वुमन टेलिंग। हर ट्राइमेस्टर का अपना अलग अलग रीजन रहता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट इज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, कम बैक पेन रहता है, थर्ड ट्राइमेस्टर कम्स विद लॉट्स ऑफ बैक पेन, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा शिफ्ट हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाने की वजह से, एंड प्लस जिन लिगामेंट्स से हमारा यूट्रस सपोर्टेड रहता है, वो लिगामेंट्स थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं यूट्रस के आसपास, बिकॉज प्रेगनेंसी में एक रिलैक्सन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। वो रिलैक्सन लिगामेंट्स रिलैक्स कराता है, रिलैक्स रहता है तो टोन नहीं बचती, सपोर्टेड नहीं फील करता है, तो रेगुलर बेस पे उनको पेन रहता है। तो इन सब चीजों की वजह से लो बैक पेन, पूरी पेल्विक गर्डन, मतलब पूरा अराउंड, मतलब पीछे हिप डिस्कम्फर्ट, कभी कभी कोई कोई पेशेंट्स तो शियाटिका जैसा पेन भी कंप्लेन करते हैं। इट इज नॉट शियाटिका, लेकिन उससे प्रेगनेंसी के समय पे उनको ऐसा पेन। सो हाउ विल दिस प्रीनेटल योगा हेल्प दिस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे दीदी अभी वो करा रहे थे आपको मार्जरी आसन, कैट काउ पोज, तो कोर स्टेबिलिटी, इसमें आपका कहाँ प्रेशर आ रहा था? बेसिकली कोर पर आ रहा था। कोर स्टेबिलिटी मिलती है तो उस समय तो हेल्प कर ही रहा है आपको, दिन भर आपका पॉस्चर भी अच्छे से मेंटेन कर रहा है ना, आपका पेल्विक अलाइनमेंट ठीक रहता है। तो रेगुलर बेस पे पूरे 8-9 महीने जो आपकी जर्नी है, उसमें आप रेगुलर बेस पे कंप्लेन नहीं करते, बहुत अच्छे से कैरी कर पाते हैं एक्टिविटीज करते करते, और मतलब नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ भी हमारी ठीक हो जाती है। अक्सर था वेट बढ़ने के कारण
जो कि बच्चे के कारण भी है, बच्चे के आसपास इकट्ठे पानी लाइकर के कारण भी है, और ब्रेस्ट हेवी हो जाना, प्लेसेंटा का वेट, बहुत सारी चीज़ों के कारण मदर ने भी वेट पुट ऑन किया हुआ था। उस वेट के कारण हमारी सारी मसल्स वैसे भी एग्जॉस्टेड रहती है। आप उन्हें टोन नहीं करोगे तो वो स्पास्टिक हो जाएंगे। टोन करोगे तो वही मसल आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे आपका वेट बियर करने। तो दिस हेल्प इज फ्रॉम प्रीनेटल। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, हमारी ब्रीदिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छे से कवर होती है। ये कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल जो 7.5 या 8.5 मंथ्स क्रॉस कर रही होगी वो बहुत अच्छे से समझ पाती है कि उसको रेगुलर बेस पे थोड़ा सा चलने पे 4-5 मतलब 4-5 स्टेप्स लेती है, उसको थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस होने लगेगी। सीढ़ियाँ 1 या 2 बार चढ़ लेगी, ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, और फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं मैम हमें सीढ़ियाँ चढ़ना अलाउड है कि नहीं। भाई सीढ़ियाँ चढ़ना तो अलाउड है, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है। चढ़ते समय जो आप ब्रेथलेसनेस फील कर रहे हो इट इज बिकॉज ऑफ लेस लंग कैपेसिटी, एंड बच्चे के कारण हमारा डायफ्राम ऊपर पुश जाता है। डायफ्राम ही मेन मसल रहती है हमारी ब्रीदिंग की। तो वो जैसे भी ऊपर पुश जाता है, नॉर्मल डायफ्राम ऐसा है, प्रेगनेंसी में थोड़ा और ऊंचा आ गया तो लंग के लिए जगह कम बची ना एक्सपेंशन की, तो बच्चे ने ऑक्यूपाई कर लिया ऊंचे एरिया एब्डोमेन। उसको कैसे हम कॉम्पनसेट करते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ दिस योगा, जिससे हम थोड़ा थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बढ़ा रहे हैं, लंग एक्सपेंशन बढ़ा ही रहे हैं। साथ साथ हमारा जो ब्रेथलेसनेस वाला फीलिंग है ना, वो फीलिंग इटसेल्फ थोड़ा सा लेट आता है या कम परसीव होता है, तो पेशेंट एट ईज फील करता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं लगती, जैसे नॉर्मल नॉन प्रैक्टिसिंग नॉन मेडिटेटिंग नॉन प्रेनेटल योगा करने वाला प्रेग्नेंट पेशेंट होगा। एंड समवन हु इज एक्टिव विद दिस बहुत स्मूथली वो एक्सरसाइजेस मतलब काम सीढ़ियाँ चढ़ना कर लेता है रेगुलर बेस। देन ऑक्सीजनेशन तो इम्प्रूव हो ही रहा है 100%। वही हीमोग्लोबिन उतनी ही मात्रा का पूरा फुल सैचुरेट नहीं हो रहा होता है ऑक्सीजन, तो सिर्फ 70-80% डिलीवर कर रहा होता है ऑक्सीजन। और जब हम डीप ऑक्सीजनेशन कर रहे होते हैं तो वो हीमोग्लोबिन अपनी फुल कैपेसिटी में ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, फुल कैपेसिटी में बाइंड करके फुल कैपेसिटी में डिलीवर करा रहा है। तो खुद अच्छे से ऑक्सीजनेट हो रहे हैं हम अपने सारे टिश्यूज को भी, और प्लेसेंटा क्रॉस करके वही ऑक्सीजन अच्छे से हम अपने बेबी को भी दे रहे हैं, तो दोनों ही को हम हेल्दी रख रहे हैं। तो डीप ऑक्सीजनेशन इज वेरी गुड पार्ट। प्लस ये रेगुलर बेस पे जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ड्यूरिंग लेबर, पेन बियर करने में हमारी जर्नी बहुत स्मूथ जाती है, क्योंकि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग सीख जाते हैं हम, तो लेबर पेन आते समय जब भी कभी बहुत पेन होता है तो आपने देखा होगा ना कैसे रिएक्शंस आते हैं हमारे, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो रहता है, तो बहुत तेज तेज सांस चलती है, बस मतलब हम कोऑपरेट नहीं कर पाते। तो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से हम पेन भी बेटर बियर करते हैं, और वो जो धक्का मतलब वो जो पुश बच्चे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलना चाहिए, उस अलाइनमेंट को भी हम अच्छे से मेंटेन करते हुए अपना ब्रीदिंग प्रेशर वहां लगा पाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आई माई सेल्फ एम विटनेसिंग, मेरे खुद के पेशेंट जिन्होंने योगा कर लिया रहता है, उनको डिलीवर कराते समय मुझे कितना सुकून रहता है वो मैं ही समझ पाती हूँ, क्योंकि मेरे एक इंस्ट्रक्शन को वो अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। विद लॉट्स ऑफ पेन दे आर नॉट एबल टू फॉलो। पेन के समय कहाँ पे समझ में आ रहा होता कोई क्या, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर। तो जिन्होंने किया रहता है ना ये 8-9 महीने की प्रैक्टिस, वो बहुत अच्छे से इसको कैरी कर पाते हैं। वेरी 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 गुड ड्यूरिंग ड्यूरिंग लेबर तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत मदद करती है। देन थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज इट रिड्यूसेस दिस, मतलब होल्ड टुगेदर दिस प्रीनेटल योगा एंड मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प्स रिड्यूस आवर एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस बहुत कम करता है। अब वो कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, हर पर्सन में रेगुलेट होता है, पर प्रेग्नेंट फीमेल से थोड़ा ज्यादा होता है। कम कैसे करें? कम कैसे करें? थोड़ा शांति से बैठ के सोचे कि काम कैसे करना है, तो तुझे मैंने अभी बताया कैसे कम करना है। थोड़ा तो ब्रीदिंग करनी है, ब्रीदिंग तो हो ही गई, साथ साथ योगा किया, हमने बॉडी को एक्टिवेट भी किया, रिलैक्स भी किया, हमारा पूरे समय ध्यान अपनी बॉडी पे रहा, हमने थोड़े समय के लिए थॉट प्रोसेस अपना दिमाग हटा दिया। इस हटाने की वजह से, डिटैचमेंट की वजह से भी थोड़ा सा कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। प्लस विद एक्सरसाइजेस एंडोर्फिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन इज अ पॉजिटिव हार्मोन, तो वो बहुत सारी आपको अच्छी फीलिंग देता है, डिस्पाइट घर में आसपास क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप 1-1.25 घंटे जब ये सेशन करते हैं अच्छे से, 40 मिनट्स बेस आई गेस परफेक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कम हो जाता है। और ये आप खुद एक्सपीरियंस करके बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकती। दोज हु आर प्रेग्नेंट दे कैन, नॉर्मल लोगों को रिलीफ मिल रहा होता है तो प्रेग्नेंट फीमेल को तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। सो स्ट्रेस कंट्रोल हो जा रहा है,
इससे नींद अच्छी आ रही है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत कंप्लेंट्स रहती है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। कुछ वो सोच रही होती है, कुछ बॉडी डिस्कम्फर्ट रहता है और कुछ पूरी फिजियोलॉजी गड़बड़ हो रही होती है। ये सब कम हो जाता है। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्पटम्स भी आ रहे होते हैं, व्हिच इज़ क्वाइट नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको आते हैं, कुछ हाईली मोटिवेटेड लोग भी रहते हैं, पर जिनको जो नई मोटिवेशन ले रहे होते हैं या फिर आस-पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक से अफेक्टेड रहते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्पटम्स रहते हैं। समटाइम्स वी नीड टू स्टार्ट मेडिकेशंस ऑल्सो। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मुझे दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, जिनको सिर्फ प्रीनेटल योगा करते-करते ही उनका 1-2 महीने में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा। तो इसीलिए मेरा ये हाईली रिकमेंडेड रहता है फॉर अ बेटर स्लीप, फॉर लेस परसेप्शन ऑफ पेन, फॉर लेस कॉर्टिसोल हार्मोन, फॉर लेस स्ट्रेस, फॉर अ फील गुड टाइप ऑफ फीलिंग आती रहती है। तो दिस मेंटल हेल्थ इज वेरी मच अफेक्टेड बाय प्रीनेटल। देन व्हाट एल्स, अनदर वन इज इम्पोर्टेंट पार्ट इज सर्कुलेशन। तो हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलेशन का रोल दोनों जगह पर है। सर्कुलेशन मतलब ब्लड ही सारा न्यूट्रिएंट कैरी कर रहा है और वही ब्लड प्लेसेंटा को पास करके बच्चे को भी जा रहा है, तो न्यूट्रिएंट कैरिंग कैपेसिटी ब्लड में ही है। तो अगर ज्यादा मात्रा में या ज्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी से सर्कुलेशन हो रहा होता है, तो ज्यादा अच्छी मात्रा में वही न्यूट्रिएंट्स हमारे बच्चे को पहुंच रहे होते हैं। तो सर्कुलेशन का रोल तो है, पर प्लस सर्कुलेशन बहुत सारी चीजें और भी इफेक्ट कर रही होती है। कैसे? जैसे जो हमारी धमनियों में मतलब ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर रहता है, उसी प्रेशर के कारण थोड़ा ब्लड छन के बाहर पेरिफेरल एरिया में आ जाता है, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करना मतलब वो लिम्फ वापस पहुंच जाए हार्ट में, नॉर्मल सर्कुलेशन में आ जाए। उसका खुद का अपना सिस्टम रहता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम प्लस वीनस ड्रेनेज मतलब आर्टरी लेके जाती है ब्लड ऑक्सीजनेटेड हार्ट से बाकी सारे ऑर्गन की तरफ, और इसका ऑपोजिट बाकी सारे ऑर्गन से ब्लड आता है टू हार्ट बाय वेन्स, वीनस सिस्टम। तो वो जो वीनस सिस्टम रहता है ना, वो प्रेगनेंसी में इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो जाता है क्योंकि हमारे बच्चे के वजन के कारण पीछे प्रेशर पड़ रहा होता है, और जब जा रहा है प्रेशर तब तो हार्ट के प्रेशर से जा रहा है, हार्ट ने धक्का दे दिया है, दम लगा दिया है। जब आ रहा होता है तो वो मसल स्ट्रेंथ से आ रहा होता है। मसल्स जैसे स्पेशली पैर में काफ मसल्स, आप लंबे समय खड़े रहो, आप देखो आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी आ जाएगी, पेन भी रहेगी। और जो लोग थोड़ा थोड़ा सा काफ मसल की एक्सरसाइज करते रहेंगे या बीच बीच में ब्रेक लेते रहेंगे, तो वहाँ काफ मसल्स अच्छे से एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ का वेनस सिस्टम और वहाँ का लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, तो वेन्स से सारा ब्लड जल्दी जल्दी वापस हार्ट में आ जाता है, लिम्फ भी वापस वापस जल्दी जल्दी हार्ट में आ जाता है। ये मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, बट इट्स इज वेरी वेरी साइंटिफिक, इट इज प्रूवन वाली चीज है। तो जैसे जैसे वो जल्दी वापस आएगा, हार्ट का प्रीलोड बढ़ेगा। प्रीलोड मतलब ज्यादा अमाउंट में ब्लड ज्यादा अमाउंट सर्कुलेट कर पाएगा। ब्लड तो उतना ही है, डिवाइड कर दिया आपने उसको आर्टरी वेन्स और लिम्फ में। तो वीनस सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा काम करता है, तो वो जो 10-15% ऑफ ब्लड छूट रहा था पेरिफेरीज में, वो कम्स इनटू मेन सर्कुलेशन। तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट इंप्रूव हो गया, साथ साथ स्वेलिंग भी कम हो गई हमारी। इडीमा, जिसको प्रेगनेंसी में जो बहुत आता है पैरों में, इडीमा कम हो गया, मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। मसल एक्सरसाइज करी है ना आपने, मसल टोन करके, तो पेन भी कम हो गया। इडीमा, पेन एंड मसल रिलैक्सेशन तीनों इसी से इंप्रूव हो रहा है, सर्कुलेशन इंप्रूव होने के साथ साथ। करा कौन रहा है? एक्सरसाइज। मतलब एक एक्सरसाइज मल्टीपल बेनिफिट्स। हमको स्टिफनेस कम लगती है, स्वेलिंग कम आती है, मसल के क्रैम्प्स कम होते ये सबको ही है प्रेगनेंसी में, ये पार्ट एंड पार्सल है उसका, उस पार्ट का। लेकिन प्रीनेटल योगा करने वालों के लिए जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है, कम हो। फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम कर ही चुके हैं, नॉर्मल डिलीवरी की बात कर ही चुके हैं। तो उस पेल्विक एरिया को जितना ज्यादा मूवमेंट दोगे, रेगुलर बेस पे उस एरिया की मसल्स को ट्रेन करोगे, तो पेल्विक एरिया की कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वही सेम फंडा वो आपको नॉर्मल डिलीवरी के समय भी मदद कर रही है। इवन इफ आप नहीं डिलीवर कर पा रहे हो टू एनी अदर और मेडिकल रीजंस, आपको पोस्ट डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे सिजेरियन हुई, पोस्ट डिलीवरी रिकवरी में भी बहुत मदद करती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रहता है, स्टिफ नहीं रहता, जल्दी जल्दी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जल्दी जल्दी वहाँ पे हीलिंग हो रही होती है। देन स्लीप के बारे में हम बात कर चुके हैं। वन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल एस्पेक्ट इज अबाउट बीपी कंट्रोल एंड ग्लूकोज कंट्रोल। प्रेगनेंसी इज अ डायबिटोजेनिक स्टेट, मतलब नॉर्मल दिनों में हम वही खाना खा रहे हैं, शायद हमें उस खाने से शुगर होने की प्रोपेंसिटी नहीं है, मतलब आपके लिए, आपकी भाषा में शुगर, हमारी भाषा में डायबिटीज। पर प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ डायबिटोजेनिक स्टेट, क्योंकि
कुछ भगवान जी ने हमको ऐसा बनाया है या ये नेचुरल फिनोमेना है कि बॉडी शुगर कलेक्ट ज्यादा करती है, उसे पता रहता है कि उसे स्ट्रेस डील करना है एट एनी मोमेंट, तो वो मैक्सिमम फूड को शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लगातार बेस पे भी देती रहती है और इकट्ठा भी कर लेती है। तो आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाना, थायराइड्स हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के लेवल्स अफेक्ट हो जाना एंड बीपी बढ़ जाना बहुत कॉमन फिनोमेना है। 80% चीजें रिवर्स हो जाती है पोस्ट डिलीवरी। जैसी प्रेगनेंसी ओवर हुई 6 वीक्स के बाद बॉडी नेचुरल अपने फिनोमेना पे आ जाती है। 80% पॉपुलेशन तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कुछ 20% में ये हमेशा के लिए डायबिटीज आ गई, हमेशा के लिए बीपी आ गया, हमेशा के लिए थायराइड आ गया। तो अब ये आना शुरू प्रेगनेंसी से हुआ या प्री प्रेगनेंसी था, ये तो सेकेंडरी पार्ट हो गया। हम प्राइमरी बात कर रहे हैं कि हमें मान लीजिए हम प्रेग्नेंट है, मालूम पड़ गया कैसा हो रहा है, तो हम कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, या फिर नहीं भी है हमको तो इसकी होने की टेंडेंसी हम कैसे कम कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा प्रीनेटल योगा का रोल है, बिकॉज हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लाइक हमारा ब्रेन 3 तरीके से काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारा स्ट्रेस कम करने के लिए, काम स्टेट के लिए। हाई होने की वजह से, क्योंकि मसल सिर्फ आपके बाहर वाले हार्ट बीट कर ही रहा है ना बिना हमारे सोचे, तो वो स्मूथ मसल से हो रहा है। स्मूथ मसल ब्रेन से रेगुलेटेड रहती है। जब ऑटोनॉमिक सिस्टम अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो हमारी स्मूथ मसल मतलब विसरास की एक्टिविटीज भी बढ़ जाती है, अंदर के ऑर्गन्स की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। उसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, तो वो ग्लूकोज के बढ़ने को तुरंत जल्दी डिटेक्ट करता है, जल्दी उसको रेगुलेट करके ब्लड से नॉर्मल कर देता है। तो आपका डायबिटिक होने का टेंडेंसी काफी कम हो जाता है। और बीपी के जो बढ़े हुए स्पाइक्स बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ स्लीप, बिकॉज ऑफ मसल स्टिफनेस आ रहे होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो ये मैं एकदम इस बात की साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने पेशेंट्स देख रही हूँ। मेरा खुद का फर्स्ट ऑपरेटेड पेशेंट जो मेरे पास लास्ट टाइम में 9th मंथ में आया है, इसको एकदम हाई बीपी की वजह से मुझे ऑपरेट करना पड़ा है। रिसेंटली अभी शायद हम लोगों ने 5-7 दिन पहले उनको डिस्चार्ज किया। उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी में एक भी एपिसोड नहीं है उनका बीपी बढ़ने का, नो मेडिसिन। ना शुगर बढ़ी है, ना बीपी बढ़ा है, ना उनकी मेडिसिन स्टार्ट हुई है, बल्कि उनके फादर डायबिटीज के घर में हिस्ट्री भी है, एंड उसकी खुद की पहले प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है कि उसका बीपी और शुगर बढ़ा हुआ था। शी इज नॉट एट ऑल हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक। क्यों? क्योंकि उसने लेकिन मेरी साक्षर एडवाइस फॉलो करी है। उसने 2.5 मंथ जब मुझसे दिखाना शुरू किया था, तब से वो प्रीनेटल योगा कर रही है। सो दिस हैपेंस, मतलब कोई हाई रिस्क नहीं, कुछ भी हाई रिस्क नहीं, बहुत स्मूथ जर्नी। तो दिस हैपेंस, दिस इज अ मेडिकली साइंटिफिकली बैक्ड थॉट प्रोसेस जो मैं कह रही हूँ। दवाई है अपनी जगह, दवाई हमें आती है देना, पर दवाई देने की जरूरत ना पड़े, ये ज्यादा अच्छा साइंस है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, राइट? फिर क्योर तुम में हूँ, दिस इज व्हाट आई हैड टू से। मतलब मैं साइंस बताना चाह रही थी इसके पीछे, which I said। बस 2 चीजों का ध्यान रखना, टाइमिंग का और सेफ्टी का। ये आपके योगा थेरेपिस्ट को पता रहता है कि कौन से समय पे प्रेगनेंसी में नहीं लेना होता है योग, प्रीनेटल योगा। कुछ एक्सरसाइजेस नहीं करानी होती है, लाइक आपको डीप ट्विस्ट, बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं लेने हैं डीप, कोई हॉट योगा नहीं करना है, कोई ज्यादा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने वाले मेडिटेशन एक्सरसाइजेस नहीं करने होते हैं। बैलेंस एक्सरसाइज कराती हैं लोग बहुत सारी, तो बैलेंस में जो हाई रिस्क बैलेंस रहती है वो नहीं करानी है। प्लेसेंटा एक्रीटा है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, एंटीपार्टम हेमरेज है, ऐसे कुछ केसेस में नहीं करना होता योगा। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, सर्विक्स छोटी हो रही है, नहीं करना है उसमें योगा। सर्वाइकल एम्पुटेशन है, नहीं